हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज रेशियो एनालिसिस का लेक्चर नंबर 8 है जिसमें हम कवर करने वाले कंपोजिट रेशियो को। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इस क्लास हमने स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस। स्टार्ट मतलब ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। अगर आप ध्यान दोगे टोटल 7 लेक्चर्स हो गए, जिसमें 5 लेक्चर्स सिर्फ बैलेंस शीट का था, 2 लेक्चर्स मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एक्सप्लेन किया। आज कंपोजिट कर रहे हैं। कंपोजिट का मतलब क्या होने वाला है, जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के भी रेशियो आएंगे और जिसके अंदर आपके बैलेंस शीट के भी रेशियोज आएंगे। रेशियोज नहीं आएंगे बट दोनों का मिक्सचर होके फॉर्मूला बनेगा। जैसे यहाँ पे मैंने फॉर्मूलाज आपको बता दिया, जिसमें सबसे पहला चीज जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कंपोजिट रेशियो के अंदर, यस, तो पहला रेशियो जो मुझे दिख रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नाम ऐसा आ सकता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इन्वेस्टमेंट का मतलब जो मैंने बिजनेस में पैसा लगाया है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो मैंने बिजनेस में पैसा लगाया है। नाम एक ही है, काम दोनों का अलग। क्या हो गया भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दिया या इन्वेस्टमेंट बोल दिया, नाम दे दिया है बट काम दोनों का एक ही है। क्या कि कितना कमाया अपॉन कितना इन्वेस्ट किया इनटू 100। रिटर्न्स कितना कमाया, कब, जब इन्वेस्ट किया तब। तो फॉर्मूला क्या बनता है, कितना कमाया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये किधर मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस केस में। अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड किधर मिलेगा, बैलेंस शीट में। याद है सोर्सेज ऑफ फंड में ओन फंड बोरोड फंड दोनों को ऐड करते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड मिलता था। तो इसी को कहते हैं कंपोजिट रेशियो, जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों यूज होता है। समझ में आया? तो इसे ROI भी कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। सिंपल भाषा में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना रिटर्न आया तो कैसे, कितना कमाया अपॉन कितना इन्वेस्ट किया। फॉर्मूला ही आंसर है, कितना कमाया रिटर्न, कितना इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, याद रहेगा। नेक्स्ट टोटल 8 फॉर्मूलेज है यहाँ पे, 6 का रेशियो खत्म हुआ, अभी 8 फॉर्मूलेज इसमें आ जाएंगे। 6 + 6 12 + 8 20 फॉर्मूलेज हो गए। ठीक है, जैसे ही तुम्हारा टॉपिक खत्म होगा मैं आपको एक रेशियो का शीट दे दूंगा, जिसके अंदर मैं हर रेशियो में क्या इंक्लूड है क्या एक्सक्लूड है वो लिख के दे दूंगा। तो आपके लिए वो और इजी हो जाएगा कि हाँ भाई क्या क्या डालना है क्या क्या नहीं लेने का। ओके, वो आपको लेक्चर जब ये टॉपिक खत्म होगा तब मिल जाएगा। ओके, अब सेकेंड है रिटर्न ऑन प्रोप्राइट, वापस से रिटर्न, लेकिन प्रोप्राइटर फंड पे। ये था पूरे बिजनेस का, ये सिर्फ ओनर कितना कमा रहा है। कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर क्या, कितना पैसा सोर्सेस, पूरा बिजनेस आ गया, बट प्रोप्राइटर में सिर्फ ओनर आता है। रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड, प्रोप्राइटर फंड मतलब ओन फंड, प्रोप्राइटर फंड का मतलब ओन फंड, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ओन एंड बोरोड दोनों। फर्क समझ लो। तो यहाँ पे सिंपल है, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इधर था बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आफ्टर टैक्स आ गया, अपॉन प्रोप्राइटर यानी कि ओन फंड इनटू 100। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है रिटर्न, पहले 3 रिटर्न्स है, RRR, तो याद रखना RRR है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। अब इक्विटी कैपिटल भी प्रोप्राइटर फंड जैसा ही हुआ, बट यहाँ पे प्रोप्राइटर फंड में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आ गया। प्रोप्राइटर में इक्विटी शेयर होल्डर भी हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी ओनर होते हैं, बट इक्विटी में सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर होता है। प्रोप्राइटर फंड में इक्विटी शेयर होल्डर भी होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी होता है, बट इक्विटी कैपिटल में ओनली इक्विटी होता है। तो इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अभी प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब क्या है, ये जो नेट प्रॉफिट आपको मिला, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिला, इसमें से माइनस करने का डिविडेंड। क्या माइनस करने का, डिविडेंड। तो जो आंसर आएगा उसे कहते हैं प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। समझ में आया क्या, मतलब जो भी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड जैसे ही माइनस होगा उसे कहेंगे प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर।
प्रोप्राइटर फंड है तो डिवाइड बाय प्रोप्राइटर फंड, इक्विटी है तो डिवाइड बाय इक्विटी, कैपिटल है तो डिवाइड बाय कैपिटल, या इन्वेस्टमेंट। रिटर्न्स में प्रॉफिट ही आ रहा है पूरे बिजनेस के लिए बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, प्रोप्राइटर के लिए आफ्टर टैक्स, इक्विटी के लिए आफ्टर इक्विटी, मतलब डिविडेंड माइनस करने के बाद। समझ में आया? क्लियर हुआ पार्ट? अब सब रिटर्न खत्म हो गया, अब सब डी चालू हो जाएगा। आर डी ये सब डी वाले। डी में सबसे पहला है डिविडेंड पे आउट। सुना है इसके बारे में? अगर आपको कैपिटल स्ट्रक्चर याद हो तो डिविडेंड पे आउट रेशियो, डीपीएस, सुना है ना? तो ये वही है। डिविडेंड पे आउट इज इक्वल्स टू ईडी। ईडी क्या है? इक्विटी डिविडेंड या तो डिविडेंड अपॉन प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर इनटू 100। ईडी मतलब यहाँ पे इक्विटी डिविडेंड कहते हैं, तो इक्विटी डिविडेंड अपॉन प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर इनटू 100। फिर डेब्ट सर्विस रेशियो इंपॉर्टेंट है, DSR, डेब्ट सर्विस रेशियो। डेब्ट सर्विस रेशियो का मतलब है जो आपने डेब्ट लिया है, यानी कि जो बोरोड फंड है आपका, वो बोरोड फंड का कितना परसेंटेज। ऐसा आपने इसके पहले प्रॉफिट एंड लॉस में एक सम किया हुआ है, रिटर्न ऑन रिटर्न्स निकालता इंटरेस्ट का, तो ये वही है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला हमने प्रॉफिट एंड लॉस में किया हुआ है, ठीक है। फिर डेब्ट सर्विस कवरेज, ये कौन सा था? डेब्ट सर्विस रेशियो, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, DSCR। ये DSR है, DSCR कवरेज रेशियो में फॉर्मूला है कैश प्रॉफिट अपॉन इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। इसके चांसेस बहुत कम होते एग्जाम में आने के, बट है तो लिखा के दे दिया है। ओके, नेक्स्ट है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर बैलेंस शीट में मिलता है, टर्नओवर प्रॉफिट एंड लॉस, टर्नओवर मतलब सेल्स, तो डेटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर। तो इसका फॉर्मूला DTR इज इक्वल CRS। व्हाट इज CRS? क्रेडिट सेल्स। CRS मतलब क्रेडिट सेल्स अपॉन DR प्लस BR। DR मतलब डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल। तो DTR का फॉर्मूला है क्रेडिट सेल्स अपॉन डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल, और क्रेडिटर टर्नओवर का रेशियो का फॉर्मूला है CRP, क्रेडिट परचेस अपॉन क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। ठीक है, क्लियर है? अगर बाउंसर लग रहा है तो ऐसा कुछ ज्यादा सोचो मत। फॉर्मूलेज में 2-4 फॉर्मूले जैसे रिटर्न्स वाले पूछे जाएंगे, डेटर्स टर्नओवर, डेब्ट सर्विस, ये सारी चीजें पूछी जाती है नॉर्मली एग्जाम्स के अंदर। ठीक है क्या? पक्का? चलिए क्वेश्चन की तरफ जाते, देखते क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन होगा जिसके अंदर आप देख सकते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना के दिया है। अपना काम क्या है? फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट बन गया, सब फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला काम करेंगे, मार्किंग कर लेते हैं कि कौन सा चीज किधर जाने वाला है। ओके, चल ओपनिंग स्टॉक किधर जाएगा आप बताओ? क्या बात है, COGS। परचेज, वेजेस, COGS के अंदर ही ना, बराबर है। GP तो आंसर आने वाला है। सेल्स, सेल्स ही है। क्लोजिंग स्टॉक COGS के अंदर आएगा। सैलरी, ऑफिस एडमिन एक्सपेंसेस, रेंट, ऑफिस एडमिन एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ऑफिस एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, मिसलेनियस क्यों? ऑफिस का डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन में जाएगा ना। फिर उसके बाद इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट ओनली, टैक्स इज टैक्स ओनली, ये तो मेरा आंसर है। उसके बाद जीपी तो चाहिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बात समझ में आ गया? उसके बाद बैलेंस शीट के रेशियो पे जाते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, OF ओनर्स फंड। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स, ओनर्स फंड। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में ही जाएगा। डिबेंचर्स बोरोड फंड में जाएगा। बैंक लोन बोरोड फंड में जाएगा। क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट, मिक्सचर नहीं करना ये टैक्स और इस टैक्स को, और प्रॉफिट एंड लॉस का टैक्स है, ये इधर का टैक्स है। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटीज, नॉन क्विक लायबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटीज। वेरी गुड। फिक्स असेट, फिक्स असेट है।
डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस ही होता है। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक करंट असेट बट नॉन क्विक असेट, करंट असेट करंट असेट करंट असेट प्रिलिमिनरी मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ठीक है क्या? इतना सबको क्लियर हो गया? मार्किंग क्लियर है? इसमें कुछ भी डाउट है? पक्का? अब हम करेंगे इसका पोस्टिंग, देखते हैं पोस्टिंग कैसे करेंगे। सबसे पहला आप बना दो प्रॉफिट एंड लॉस। सर बैलेंस शीट बना दिया तो कुछ नुकसान है? कुछ नहीं, ऑलरेडी टैली किया हुआ है, अपने को टैली करने की तो जरूरत है नहीं। कोई एडजस्टमेंट वगैरह दिया है क्या इधर कि भाई एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं, टैली बना के दिया आपने को, खाली इसका पोस्टिंग करने का। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस करके बाद में बैलेंस शीट करोगे तो भी चलेगा। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस ही बना लेता हूँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? सेल से स्टार्ट करना पड़ेगा, बराबर है। चलिए तो सेल से स्टार्ट करता हूँ। कितना दिया है सेल्स? देखो जरा फट से, सेल्स का अमाउंट आपको दिया है 9 लाख रुपए, बराबर। तो सेल्स कौन से कॉलम में जाएगा? अभी तो मैंने 2 ही कॉलम बनाया है, तो सेकंड लास्ट कॉलम में आ जाएगा डायरेक्टली सेल्स 9 लाख। सेल्स में माइनस करूंगा रिटर्न, बट रिटर्न तो नहीं है, तो माइनस क्या करना है? COGS, बराबर है। तो सेल्स में लेस करना है COGS। तो COGS का फॉर्मेट क्या है? तो COGS का फॉर्मेट है, पहला आएगा ओपनिंग स्टॉक, बराबर है। चलिए ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है चेक करो। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट दिया है आपको 70,000। भाई ओपनिंग स्टॉक 70,000 कौन से कॉलम में लिखूंगा मैं? फर्स्ट कॉलम में 70,000। उसके बाद ऐड करूंगा परचेज, दिया है क्या परचेज? हाँ जी परचेज दिया 5,40,000। ऐड परचेज, तो भाई ऐड परचेज, वेरी गुड, 5,40,000। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर वो भी ऐड होगा जो कि दिया शायद वेजेस, बराबर। वेजेस ही था ना, अपन ने मार्क कर लिए थे। तो भाई वेजेस दिया है 2,14,000, बराबर है। उसके बाद एक क्लोजिंग स्टॉक, तो भाई 2,14,000 माइनस करूंगा मैं इसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक, कितना? 80,000। टोटल आ जाएगा मुझे यहाँ पे टोटल COGS, कर लीजिए टोटल कितना आ रहा है COGS, ये प्लस ये माइनस 80,000, कितना आ रहा है देखो? 7,44,000। भरोसा कर सकते हो ना सीमा? 7,44,000 माइनस कर दो 9 लाख में से 7,44,000, तो आपको आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट देखो? 9 लाख में से 7,44,000 माइनस करेंगे 1,56,000। चलिए देख लो, आपको ग्रॉस प्रॉफिट आया हुआ है 1,56,000। मतलब आपने पहला बेड़ा पार तो कर लिया, बात समझ में आया। अब हम आ जाते हैं आगे, इसमें माइनस करूंगा मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बराबर है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में पहला क्या है? तो पहला है ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस। ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस मतलब AE वाले जितने सब लिखने पड़ेंगे। तो क्या क्या है जरा एक बार फटफट आप लोग भी नोट डाउन कर लेना। सैलरी 26,000, रेंट 5,000, मिसलेनियस 15,000 और कुछ है हाँ डेप्रिसिएशन 30,000। तो क्या क्या पहला है सैलरी, लिख के ले लेंगे तो मेरे को फटाफट बोल सकते हो ना आप लोग। सैलरी 26,000 है, रेंट 5,000 है, मिसलेनियस 15,000 है, उसके बाद आपको डेप्रिसिएशन है 30,000। क्लियर है? लिख लिया क्या? फटफट बोल देंगे मेरे को? हाँ जी। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे लिखने के लिए ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर। तो सबसे पहला है सैलरी, कितना है सैलरी? वेरी गुड, इसको मैंने इनर के भी इनर कॉलम में लिखा है क्योंकि इसका टोटल अपने को वहां पे डालना है। वेरी गुड। सैलरी के बाद है रेंट, कितना दिया है? 5,000। रेंट के बाद दिया है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कितना है? 15,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन कितना है? 30,000। और कुछ है क्या देख लो? तो मेरे हिसाब से शायद इतना ही दिया था। सैलरी दिया 26, रेंट दिया 5, मिसलेनियस दिया 15, डेप्रिसिएशन दिया 30, मतलब टोटल तो इतना ही है आपके पास, बराबर है। इसका टोटल ले लेते, कितना आ रहा है? वेरी गुड, टोटल ऑफ ऑफिस एंड एडमिन 76,000। 76,000। सेलिंग खर्चे में क्या है जरा चेक करते। तो सेलिंग एक्सपेंसेस में अकेला एक सेलिंग एक्सपेंसेस है, फाइनेंस एक्सपेंसेस है ही नहीं आपके पास। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग
सेकेंड एक्सपेंसेस के अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितना है 10,000। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कुछ है क्या भाई? तो भाई नहीं, तीसरा तो कुछ भी नहीं है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस इज नील, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस डैश। अब जब मैं दोनों तीनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 86,000। क्या बात है, 86,000 ये चला गया आउटर कॉलम में। अब ये 86,000 जैसे इसमें से माइनस होगा तो मुझे मिलेगा OPBIT बराबर है OPBIT। माइनस कर दो, बताओ कितना आ रहा है यहाँ पे? क्या बात है, 70,000 आ गया। यहाँ तक क्लियर है? OPBIT के अंदर ऐड करूंगा मैं, ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करूंगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस तो है नहीं बट इनकम मेरे पास एक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5,000 बराबर। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 5,000। डायरेक्टली लिख रहा हूं बिकॉज ये तो कुछ भी दिया नहीं है, तो ऐड लेस ऐड ही होगा यहाँ पे, तो मुझे मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 75,000। अब इसमें माइनस करूंगा मैं इंटरेस्ट जो कि क्वेश्चन में दिया है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना दिया है 5,000 भाई, इंटरेस्ट दिया है 5,000 बराबर 70,000 आ जाएगा। माइनस कर, इसको हम लोग करेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर, सॉरी बिफोर टैक्स, इसे कहेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। माइनस करूंगा मैं इसके अंदर टैक्स जो कि क्वेश्चन में दिया है मुझे, कितना दिया है भाई टैक्स 20,000, तो 20,000 माइनस कर दूंगा मैं इसके अंदर, तो मुझे आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और यही मेरा रिटेन अर्निंग भी हो जाएगा 50,000। देखो क्वेश्चन में दिया है 50,000। बात समझ में आ गया पक्का? अब तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस रेडी हो गया। सेम ऐसे ही फॉर्मेट में अपने को बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। अब मैं यहीं पे प्रिपेयर कर रहा हूं बट व्हाट यू कैन डू इज अलग से फॉर्मेट बना सकते हो, ठीक है? बैलेंस शीट के फॉर्मेट को अगर आपको याद हो तो पहला क्या है, सोर्सेज ऑफ फंड, और उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो सोर्सेज ऑफ फंड में पहला देखते हैं अपने पास क्या क्या है। तो सोर्सेज ऑफ फंड में अपने को आता है, क्या आता है बोलो? ओन फंड, वेरी गुड। हेडिंग डालता हूं ए, सोर्सेज ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड में फर्स्ट पार्ट ओन फंड, ओन फंड में फर्स्ट पार्ट वेरी गुड शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर होल्डर नहीं, शेयर होल्डर फंड बराबर है। यहाँ पे आएगा शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर के अंदर आता है इक्विटी एंड प्रेफरेंस, शेयर होल्डर फंड। अब देखो इक्विटी प्रेफरेंस क्या क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, इक्विटी शेयर दिया है अपने को, इक्विटी भी दिया है, प्रेफरेंस शेयर्स भी दिया है बराबर है। तो इक्विटी भी है, प्रेफरेंस शेयर्स भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा पहला इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट कौन से कॉलम में आएगा? इनर, इनर के भी इनर आएगा, क्योंकि फिर अपने को उधर रिजर्व सरप्लस और मिसलेनियस पे डालना हुआ है। तो भाई इक्विटी शेयर्स 1.5 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स 8% वाला है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे 1.5 लाख, यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख, टोटल हो जाएगा इसका 2.5 लाख बराबर है। और ये 2.5 लाख टोटल इधर आ जाएगा, इसे हम लोग कहेंगे टोटल शेयर होल्डर फंड बराबर है SF। अब इसके अंदर बी क्या आएगा, ऐड करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस बराबर है। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में एक ही रिजर्व्स एंड सरप्लस है, जहां तक मैंने मार्क किया था वो रिजर्व्स एंड सरप्लस ही है 62,000 का, और कुछ रिजर्व्स है क्या? नहीं। तो भाई एक ही रिजर्व्स एंड सरप्लस है, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेता हूँ 62,000, माइनस करूंगा सी पार्ट, वो है क्या, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिया है अपने को, एक है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 5,000 बराबर, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 5,000 बट माइनस होगा। अब जैसे ही इन तीनों को ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा टोटल ओन फंड
और इसका दूसरा नाम है प्रोप्राइटर फंड, क्योंकि प्रोप्राइटर में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आता है। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, माइनस करके अमाउंट बताइए कितना है। तो 3,12,3,12 5 चले 50,000। हाँ, जीरो ज्यादा हो गया क्या? लग रहा है मेरे को भी। चलो 62,000 बराबर है, 3,07,000 बराबर है, 3,07,000, 3,07,000। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, इसके बाद हमको आ जाएगा बोरोड फंड। मैं इधर ले लेता हूँ। नहीं, बोरोड फंड है ना पहले, अभी बोरोड फंड तो बाकी है ना। हेडिंग नंबर बी, बोरोड फंड। बोरोड फंड के अंदर देखो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दो चीज होता है। तो अपने पास बोरोड फंड के अंदर क्या क्या है? डिवेंचर्स है, बैंक लोन है, दोनों सिक्योर्ड के अंदर ही जाता है। तो दोनों मेरे लिए सिक्योर्ड लोन हो जाएगा। कितना है? 50,000 और 40,000 बराबर है। तो भाई बोरोड फंड के अंदर डिवेंचर्स है और बैंक लोन है, बराबर है। कितना है? 50,000 40,000। वापस एक बार चेक कर लेता हूँ खाली, बाकी तो मेरे हिसाब से वही था। डिवेंचर्स था आपको 50 और बैंक लोन था 40। ठीक है, तो ये टोटल बोरोड फंड अपने को मिल गया। टोटल ऑफ बोरोड फंड 90,000, टोटल 90,000। अब आप चेक करो, आपके पास दो अमाउंट आ चुके हैं। एक है 3,07,000 और एक है यहाँ पे आपको 90,000, बराबर। चलिए, तो दोनों को जैसे मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल बोलो क्या मिलेगा? वेरी गुड, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना? 3,97,000। ये मेरा लायबिलिटी साइड का टोटल। सर ये बैलेंस शीट के हिसाब से क्यों नहीं आता है फिर टोटल? इधर अलग उधर अलग, क्योंकि हम लोग प्रेजेंटेशन करंट एसेट लायबिलिटीज लिखते नहीं ना लायबिलिटीज में, बस इसका रीजन और कुछ नहीं है। चलिए, अब आ जाते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ फंड में। हेडिंग नंबर 1, एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड में पहला है फिक्स असेट। अब फिक्स असेट के अंदर आप देखो, फिक्स असेट लेस डेप्रिसिएशन दिया गया है, बराबर है। हाँ जी। अब क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये ऑलरेडी टैली है, इसलिए मैंने ये प्रॉफिट को इधर ट्रांसफर नहीं किया है, क्योंकि एक ही कंपनी है। तो जो इधर नेट प्रॉफिट आएगा वो तो रिजर्व्स में जाना चाहिए था। तो अगर मैं ये 50,000 इधर ट्रांसफर करता तो मेरा प्रॉब्लम टैली नहीं होता। पहले से टैली दिया था इसलिए अपन ने छेड़खानी नहीं किया। लेकिन अगर ये अपन सॉल्व करते, अपने को बोलता कंपनी का कि भाई तुम लोग सॉल्व करो, बैलेंस शीट टैली करो, तो हमेशा याद रखो ये जो नेट प्रॉफिट है वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट तो रिजर्व्स में ही जाएगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? चलिए ठीक है। अब वैसी डेप्रिसिएशन, इसका दूसरा इफेक्ट उधर का। सर सेम अमाउंट है, अमाउंट सेम है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका दूसरा इफेक्ट उधर है, ऐसा जरूरी नहीं। ये ऑलरेडी टैली है, ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। लेकिन ये जगह पर अगर प्रिपेयर करने बोलता तो भाई इसका दूसरा इफेक्ट ऑफिस एडमिन एक्सपेंसेस में ही जाता। जब एडजस्टमेंट सॉल्व करने की बात आती तब। आपके सिलेबस में वैसा कुछ है नहीं, आपको रेशियो ये डायरेक्ट ओके है। चलिए ठीक है, तो अब मैं फिक्स असेट में कौन सा अमाउंट लिखूंगा? 160 माइनस 30 करके 1,30,000 डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो फिक्स असेट 1,30,000 कौन से कॉलम में? डायरेक्टली आउटर कॉलम में डाल देता हूँ। उसके बाद सेकंड है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी दिया है मेरे को, कितना दिया इन्वेस्टमेंट का अमाउंट? इन्वेस्टमेंट का अमाउंट किधर तो दिखा है मैंने, 1,00,000 रुपए। भाई इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 1,00,000 रुपए। उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, इन्वेस्टमेंट के बाद है वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल के अंदर करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज आने वाला है। तो मैं इधर फॉर्मेट बना देता हूँ भाई वर्किंग कैपिटल के लिए। थर्ड पार्ट वर्किंग कैपिटल, बराबर है। अब वर्किंग कैपिटल के अंदर अपने को देखना है, पहला आने वाला है करंट एसेट, बराबर है। करंट एसेट के अंदर सबसे पहला चीज जो आता है वो रहता है क्विक एसेट, बराबर है। अब क्विक एसेट में कौन से एसेट है? सब एसेट क्विक होते हैं, स्टॉक और प्रीपेड को छोड़ के। तो भाई स्टॉक को छोड़ दो, डेटर बिल रिसीव कैश तीनों मेरे क्विक एसेट्स में चले जाएंगे। डेटर्स का अमाउंट कितना है? 60 50 85, ठीक है।
डेटर्स, बिल रिसीवेबल और कैश। तो यहाँ पे क्विक असेट के अंदर आ जाएगा मुझे, क्विक असेट के अंदर सबसे पहला है डेटर्स, बिल रिसीवेबल एंड और क्या था, नहीं रे बाबा, कैश कैश कैश। तो डेटर्स का अमाउंट कितना था, 60,000, 50,000, 85,000। टोटल इसका टोटल कैसे 95 है, 14 तो इधर ही है, 8 5 13 13 19, 1,95,000 बराबर है, बराबर है 95 बोला था ना तू, 1,95,000, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं, क्विक हो गया, उसके बाद हम लोग लेंगे नॉन क्विक असेट्स। नॉन क्विक असेट्स, नॉन क्विक असेट में एक ही है, स्टॉक, बराबर है। और स्टॉक का अमाउंट अरुण कितना है देख जरा, तो स्टॉक का अमाउंट है अपने पास 80,000, वेरी गुड, यहाँ पे लिख लूंगा मैं 80,000। अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, टोटल करंट असेट, वेरी गुड, टोटल करंट असेट्स कितना आ रहा है, 2,75,000, 2,75,000। करंट असेट समझ में आ गया। अब सेम गोज विथ हेडिंग नंबर 2, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में पहला आएगा क्विक लायबिलिटीज। क्विक लायबिलिटीज, सब लायबिलिटीज क्विक होता है एक्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़ के बाकी सब अपना क्विक लायबिलिटीज है। समझ में आ गया क्या? तो भाई आ जाते हैं, क्रेडिटर्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सब मेरा क्विक है बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़ के। तो क्रेडिटर्स का अमाउंट है 60,000, प्रोविजन 20,000, आउटस्टैंडिंग 8,000। चलिए पहला है क्रेडिटर्स 60,000, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स 20,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 8,000, टोटल हो जाएगा ये टोटल क्विक असेट 88,000। उसके बाद लिखेंगे, यहाँ पे आएगा क्विक लायबिलिटी, करेक्शन करेंगे अपन, क्विक लायबिलिटीज। उसके बाद नॉन क्विक लायबिलिटीज, उसके अंदर आता है बैंक ओडी, और बैंक ओडी का अमाउंट आपको दिया गया है यहाँ पे, बैंक ओवरड्राफ्ट है 20,000, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट लिखेंगे 20,000। दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा टोटल करंट लायबिलिटीज 88 प्लस 20, 1,08,000, 1,08,000। अब 275 में 1,08,000 आप माइनस कर दोगे, 75 में आ जाएगा आपके पास, तो 67, 1,67,000, करेक्ट, 1,67,000। वो क्या मैं टोटल करता नहीं हूँ ना, तो मेरे को जरूरत नहीं पड़ता है। 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 3,97,000 आ जाएगा, देख लो टोटल 3,97,000 कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी तक मैंने क्या किया है, सिर्फ फॉर्मेट रेडी किया है, टाइम लगा मुझे ये करने में, आपको भी लगेगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये करना कंपलसरी नहीं है, मैंने पहले भी बताया, बट ये करने का फायदा क्या है वो मैंने आपको बता दिया। इसके लिए जब आपको रेशियो सॉल्व करने का मन कर रहा है तो पहले कंप्लीट विथ ऑल योर टॉपिक्स एंड देन गो विद दिस। समझ में आया? क्योंकि तुमको मालूम है अगर पूरा आ गया है तो टाइम लगने वाला है, एक आया है तो भाई फटाफट कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखते हैं अपने को रेशियो में पूछा क्या क्या गया है। तो सबसे पहला चीज जो जाना पहचाना रेशियो पूछा गया है, एसिड रेशियो, इसका दूसरा नाम क्या है, लिक्विड रेशियो, तीसरा नाम क्या है, क्विक रेशियो।
एसिड रेशियो, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, बात तो एक ही है। कैपिटल गियरिंग सुना हुआ है बैलेंस शीट के अंदर। ऑपरेटिंग रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस में सुना हुआ है। डेब्ट सर्विस बाय कॉम्बिनेशन वाला आ गया। उसके बाद क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कंबाइन वाला आ गया। स्टॉक टर्नओवर ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में सुना, मतलब दो अपने रेशियो नए हैं, बाकी तो पुराने वाले, बराबर है। चलिए फिर अपन रेशियो सॉल्व कर लेते हैं। एसिड रेशियो सॉल्व कर लेता हूं मैं। एसिड रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या है, मतलब लिक्विड, यस, क्विक रेशियो जिसे कहते हैं, क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटीज। अब फॉर्मेट बना हुआ है तो अपने को टेंशन तो पालना ही नहीं है। क्विक एसेट, क्विक एसेट, क्विक एसेट, भाई यहाँ पे टोटल क्विक एसेट, क्विक लायबिलिटीज 88,000। फट से आंसर निकालो और बताओ कितना आ रहा है। क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटीज 195, बोलो अमाउंट 195 डिवाइडेड बाय 88,000 इज इक्वल 2.21। बात समझ में आ गया क्या? आगे बढ़ते उसके बाद कौन सा रेशियो पूछा है, उसके बाद मुझे पूछा है कैपिटल गियरिंग रेशियो। भाई गियरिंग रेशियो का मतलब क्या था, जिसके साथ गियर है वो ऊपर और जिसका गियर नहीं है वो नीचे। अब गियर वाले कौन से जरा देख लो। गियर वाले है प्रेफरेंसेस, डिबेंचर्स और बैंक लोन पे दिया नहीं है तो मैंने मालूम है आपको एक बताया था अजम्पशन पिछले बार भी, भाई लोन है तो परसेंटेज तो रहेगा ही, बोला नहीं है तो मैंने नोट लिया क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है। ये लोन इंटरेस्ट फ्री है, इसके लिए अपने ने अज्यूम नहीं किया था। एक सम किया है मैंने बैलेंस शीट के अंदर, बराबर है। बट ये भी असम्पशन है, लोन है 5 साल में, मतलब ब्याज तो लेगा ही सामने वाला, मतलब इसमें परसेंटेज नहीं भी होगी, ये गेयर वाला होगा। तो गेयर वाले में कौन सा आएगा, 1,50,000, 40,000, ये गेयर वाला हो गया। और बिना गेयर वाला कौन सा हो जाएगा, तो पूरा ओनर्स फंड जो होता है। अब देखो आपने यहाँ पे बनाया ये जो ओन फंड है, इसके अंदर एक गेयर आ गया, इसको खाली निकाल दो, बाकी सब विदाउट गेयर बन जाएगा। मतलब ओनर फंड 3,07,000 है, 3,07,000 में से क्या निकालने का, 1,00,000 निकालने का, मतलब 2,07,000 तुम्हारा बिना गेयर बन जाएगा। और गेयर वाला कौन सा बनेगा, 1,00,000 रुपए प्रेफरेंस शेयर्स का, 50,000 डिबेंचर का और 40,000 बैंक लोन का। समझ में आ गया क्या? तो कैपिटल गियरिंग रेशियो का आंसर क्या आने वाला है वापस से, तो कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या बोलते बेटा, सबर ना, चेक कर लेते। कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला है कैपिटल विद फिक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। कौन सा है, प्रेफरेंसेस 1,00,000, डिबेंचर्स 50,000, बैंक लोन 40,000 अपॉन जो मेरा शेयर होल्डर फंड था उसमें से 1,00,000 निकाल दो। शेयर होल्डर फंड था 3,07,000, उसमें से 1,00,000 निकाला तो 2,07,000 आएगा। डिवाइड करो, बताओ कितना आ रहा है, 0.91। ठीक है, चलो ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है आपको 0.91। एनी डाउट, क्लियर, पक्का। उसके बाद क्या पूछा है, ऑपरेटिंग रेशियो। बताओ ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, आपको तो पता ही है। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं, ऑपरेटिंग रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स, खाली किया है। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इनटू 100। टेंशन नहीं है अपने पास तो सब रेडी है। बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किधर है, बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है मेरे पास। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 7,44,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किधर है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 86,000। तो 7,44,000 प्लस 86,000, हाँ या नहीं, तो 7,44,000 प्लस 86 करो, 7,44,000, एक सेकेंड है बेटा, 7,44,000 प्लस 86,000 डिवाइड बाय सेल्स कितना, 9,00,000 इंटू 100 कितना आ रहा है बताओ, 0. इंटू 100 करेगी ना बेटा, चल 92 मैंने लिख दिया, ठीक है यहाँ तक। एनी डाउट? नेक्स्ट उसके बाद क्या आ रहा है, देखो उसके बाद कौन सा रेशियो पूछा है, डेब्ट सर्विस रेशियो। भाई साहब को हॉल्ट दे देता हूँ, क्रेडिटर टर्नओवर को हॉल्ट देता हूँ, जाना पहचाना पहला वो कर लेते। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, भाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, अपॉन एवरेज स्टॉक। क्या बात है, वेरी गुड। तो क्या मुझे COGS मालूम है, हाँ सर अभी तो निकाला COGS। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2।
ओपनिंग स्टॉक 70,000, क्लोजिंग स्टॉक 80,000, 70 प्लस 80 1.5 लाख, 1.5 लाख डिवाइड बाय 2 75,000 आएगा, बराबर है। तो भाई मैं इधर डायरेक्टली लिख रहा हूँ एसटीओ, एसटीओ का मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, तो 7,44,000 अपॉन 75,000 डिवाइड करो, बताओ कितना आ रहा है? 9.92। क्या बात है, 9.92। बात समझ में आ गया क्या? उसके बाद क्या है? डेब्ट सर्विस रेशियो, बराबर यही पूछा ना, डेब्ट सर्विस रेशियो ना, अभी तो वही बच गया है, डेब्ट सर्विस और क्रेडिटर्स टर्नओवर। पहले क्रेडिटर्स टर्नओवर कर लेता हूं, क्रेडिटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर तो क्रेडिट, अब क्रेडिटर से हम खरीदते हैं, डेटर्स को बेचते हैं, क्रेडिटर्स से खरीदते हैं, डेटर्स को बेचते हैं, ये सिंपल याद रखना है, क्रेडिटर्स से खरीदते हैं, डेटर्स को बेचते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी वैसी है, क्रेडिटर से खरीदते मतलब क्रेडिट परचेस, समझ में आया? तो फॉर्मूला क्या बनता है इसका? इसका फॉर्मूला बन जाता है क्रेडिटर्स टर्नओवर इज इक्वल्स टू क्रेडिट परचेस, क्या? क्रेडिट परचेस अपॉन क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। फॉर्मूला है क्रेडिट परचेस प्लस क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, मतलब क्रेडिट परचेज अपॉन क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। चलिए देखते हैं क्रेडिट परचेज दिया है क्या, तो क्वेश्चन में परचेज दिया है, तो परचेज बाय डिफॉल्ट कौन सा रहेगा? उधारी परचेज रहेगा। बात समझ में आया? परचेज उधारी परचेज हुआ, तो कितना परचेज है? 5,40,000, ये हो गया क्रेडिट परचेज। उसके अलावा मुझे चाहिए क्रेडिटर्स, है क्या है? बिल्स पेबल है? नहीं सर, बिल्स पेबल तो नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? 5,40,000 बराबर अपॉन 60,000, 60,000 ना, क्रेडिटर 60,000 था ना भाई, ठीक है। तो भाई डिवाइड करो और बताओ कितना आ रहा है आपको? क्रेडिटर्स टर्नओवर 9 आ रहा है, क्या बात है, समझ में आ गया क्या? अब क्या बच गया? डेब्ट सर्विस रेशियो, डेब्ट सर्विस मतलब डेब्ट मतलब डिबेंचर्स, तो इसके लिए चाहिए मुझे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मालूम है क्या मुझे? देख लो जरा, किधर है भाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स? किधर, तो अपन ने निकाला हुआ है, यहाँ पे आ गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इधर है, एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस वगैरह के, तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया 75,000 अपॉन इंटरेस्ट दिया है कितना? 5,000, तो यही दो इनका फॉर्मूला है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन इंटरेस्ट, खुद ही लिख के दे दिया उसने, तो यहाँ पे आ जाएगा 75,000, वेरी गुड, 75,000 डिवाइड बाय 5,000 इज इक्वल्स टू 15। बात समझ में आ गया क्या आपको? क्लियर है? खत्म। तो डेब्ट सर्विस के लिए आपके लिए सबसे अच्छा चीज क्या है याद करना? सर जी एनपीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, फॉर्मूला ही बन गया क्वेश्चन के साथ ही, मतलब ये दोनों को ही डिवाइड करने का और कुछ तो करने का नहीं है, समझा? पक्का? यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, बट ये टॉपिक को और समझ लेना बहुत जरूरी है। क्लियर है क्या? आज के लिए इतना करते हो, वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।